नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, रीट मुख्य परीक्षा का आयोजन आज दिनांक 26 फरवरी को पहली पारी में सफलतापूर्वक हुआ। तो आज इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनके संभावित उत्तर कौन कौन से हो सकते हैं, इनका डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं। तो आइए और देखते हैं इसमें पूछे गए जो प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है वो है संगरिया सांचौर सातनपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किससे होकर नहीं गुजरता, नहीं को पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता। संत चरणदास जी की समाधि कहां स्थित है, जगह पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। राजस्थानी लोक में पहेली ने काई कहो जावे, पहेली को क्या कहा जाता है, तो आडी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं को बताना है हमें। तो अधिकतम जनसंख्या जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर में है, ये भी सही है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला यहाँ पर बाड़मेर लिखा है, बाड़मेर नहीं होकर के इसका उत्तर जालोर होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में है, ये बात भी सही है। अगले इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, इसका सही उत्तर होगा अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगला प्रश्न है विजयशाही एक प्रकार का या की है, तो इसका सही उत्तर होगा पगड़ी। ये सिक्कों का भी एक प्रकार है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही उत्तर सी पगड़ी होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं मिलती है, नहीं वाले को बताना है। तो ऑप्शन में है गंगानगर, जो कि है, ऑप्शन बी में है जैसलमेर, ये भी सही है, ऑप्शन सी में है जोधपुर और ऑप्शन डी में है बीकानेर। तो इसमें जोधपुर नहीं होगा, 4 जिले हैं। तो अगर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आप क्रम में चलें तो श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और लास्ट इसका बाड़मेर है। लेकिन यहां पर जोधपुर दिया हुआ है जो कि सीमा रेखा पर नहीं है, तो यही उत्तर यहां से सी होगा, सी सही होगा हमारा। अगले कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह से लोग बने परमेश्वर के समान बतावन लगा, तो यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सयाजी झूला। अगला प्रश्न है बिलाड़ा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा श्रीगंगानगर। अगला प्रश्न है लाठी श्रेणी से संबंधित है, तो इसका होगा जलभृत। अगला प्रश्न चंदन वाला रास काव्य रूपरी दीठ सु किण भांत्रो काव्य है, तो इसका सही उत्तर है खंड काव्य। अगला प्रश्न राजस्थान की भक्त कवित्री गौरीबाई रो जन्म कठे वयो, तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही उत्तर है महाराणा रायमल। अगर ये इसी जगह 8वीं शताब्दी होता तो इसका उत्तर बप्पा रावल होता, लेकिन 18वीं शताब्दी के हिसाब से महाराणा रायमल सही है। अगला प्रश्न है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन सर्वाधिक है, सर्वाधिक किसका है, तो इसमें रक्षित वन, और ये लगभग 54.16% के आसपास है। अगला प्रश्न है सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है, तो ये थोड़ा यहां साफ नहीं दिख रहा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा पूंगी। अगला प्रश्न है वाल्दा सिरोही किसके लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, किस खनिज के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 सितंबर 1857 को विथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेनाओं को परास्त किया, तो इसका सही उत्तर होगा ठाकुर कुशाल सिंह। अगला प्रश्न है निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सवा कौन सा है, तो बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है ये, और सही उत्तर है आखातीज। अगला प्रश्न है बेवाण कला संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा कास्ट कला से। अगला प्रश्न है अकवाली निक्षेप किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अकवाली, तो इसका सही उत्तर होगा तांबा, यानी कि बी। अगला प्रश्न है झालावाड़ मुख्य बोली है, तो इसका सही उत्तर है हाड़ौती,
कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती। तो यहां से बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? बी से बंबई, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है? अंतर यहां पर पूछ लिया गया है। तो पूर्व पश्चिम में इसकी जो लंबाई है वो लगभग 869 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में 826। अगर इसका अंतर आप निकालो तो 43 किलोमीटर का अंतर आता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रिड कोर की स्थापना कब की गई, यानी कि ये कब स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर 2004। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है? जगह का नाम पूछा गया है। इसमें ऑप्शन डी बंदोली लिखा है, यानी कि बंदोली, बांडोली भी सही है। अगला प्रश्न है, 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का मुख्य योगदान रहा है उनका नाम है। तो इसको वैसे याद करना आपको कि कालीबंगा को सबसे पहले अमल में लाने वाले अमलानंद घोष, तो एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा याद किया जा सकता है, अमल में लाने वाले अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है, विरुद्ध 76 का रचनाकार रो नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा दुर्सा आडा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो देखो बिल्कुल आसान से इसमें एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, ये नदियां वहां पर है ही नहीं। गणेश्वर सीकर में, ये भी ऑप्शन निकल जाएगा। बैराट जयपुर में, ये ऑप्शन भी निकल जाएगा। केवल एक बचेगा, आहड़। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां लगी हुई है? तो जयमल व फत्ता सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? देखिए पूरे भारत में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का नाम आता है। तो मध्य प्रदेश के आसपास या टच वाले जिले, तो यहाँ पर कोटा, बूंदी और बारा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर होगा जोधपुर। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नी है, यानी कि कौन सी नहीं है? तो इसमें मिंजर है, ये भी है, लीलटांस भी है, मायडरो हेलो भी है, ये सोम मिर्गला ये नहीं है। तो ऑप्शन बी यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भगवान दास। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी और अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, उस जिले का नाम है। तो सही उत्तर होगा झुंझुनू, ऑप्शन ए सही है। राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 4 नदी बेसिन के नाम लिखे हुए हैं। चंबल इसके लिए फेमस है, उत्खात भूमि या बीहड़ या अवनालिका अपर्दन के लिए, बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली? तो इसका सही उत्तर होगा जाम्बोजी, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर। मालवेरी उपबोली है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रांगड़ी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दजिया। ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, और यहाँ पर इसको दजिया कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मैदानी क्षेत्रों में इसको दजिया, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में इस कृषि को चिमाता कहा जाता है। तो दजिया यहां से बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? नहीं वाले को ढूंढना हमें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह विजेता नहीं है। अगला प्रश्न है, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं? तो इसमें ये सभी, यानी कि आवासीय विद्यालय है, सुविधा युक्त है, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देता है, तो सारे सही है इसमें। अगला प्रश्न है, आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, किसी भी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? कई जगह पर मुख्यमंत्री की पोस्टर के साथ में यह लिखा हुआ है, कोई भी भूखा ना सोए। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कुर्जा किस जिले का जिला शुभंकर है? तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। इसका खींचन गांव इसके लिए प्रसिद्ध है, जहां पर सबसे ज्यादा ये कुर्जा पक्षी आते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा 15। अगला प्रश्न है, बाल मित्र योजना का उद्देश्य
से प्रभावित बच्चों को सहायता देता है, तो इसका सही उत्तर होगा लैंगिक उत्पीड़न। अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 के लिए पूछा है, कक्षा 1 से 5 के लिए कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो इसका पहला उत्तर सही होगा 200 कार्य दिवस और 800 घंटे इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला ददरेवा का जन्म स्थान बहुत फेमस है, गोगाजी, चूरू में है ये जगह। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर, तो ऑप्शन सी सही होगा, अनुदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1961। और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? ग्राम सभा के बारे में, तो इसका सही उत्तर होगा 243 ए, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ अगला प्रश्न है किस जिले में ऊष्ट अनुसंधान कहां स्थित है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, जोहड़बीड़ में है ये, तो ये बीकानेर में है, सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? तो इसमें 1 2 3 4 सारे सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो इसमें राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। और दूसरा है योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, तो इसका पहला गलत है जबकि दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां है? तो इसका बी उत्तर बी बांसवाड़ा सही होगा। अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? तो ऑप्शन ए सही होगा, केंद्र सरकार का। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले 22 प्रांतों में से में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 3 इसका सही उत्तर होगा, तो 3 यहां पर आएगा। अगला प्रश्न है विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पी, पुरुष के लिए पूछा है, हस्तशिल्पियों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5%, ऑप्शन ए सही होगा। इसी प्रश्न में सेम प्रश्न में अगर महिला आता तो इसका उत्तर 4% सही होता। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, संगीत, प्रसिद्ध वीणा कंपनी के ओनर हैं ये, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है डाइट का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये सही होगा। अगला चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये किसका है? तो ये जिंक का है, यानी कि जस्ता का, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 5 सितंबर 2022। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले सरकारी आयोग है इसका था 1983। अगला प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका है 1966। अगला है पुंछी आयोग, इसका है 2002। अगला है राजमन्नार आयोग, इसका है 1969। और अगला है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, इसका है 1973। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए सही होता है, दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है इसको बताना है। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति, बिल्कुल परिभ्रमण या घूर्णन गति के कारण धाराओं की उत्पत्ति होती है। महासागरीय लवणता में भिन्नता, इसके कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। वाष्पीकरण व वर्षा, इसके कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। लास्ट ऑप्शन है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, इसके कारण ज्वार भाटा आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा यहां से। अगला प्रश्न है जोधपुर में आईटी जॉब फेयर यानी कि नौकरी मेला का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 11 से 13 नवंबर 2022। अगला प्रश्न है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है जनवरी 1544, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है डी 14।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए अंग। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमृत कौर, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा दादाभाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जिनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, ऐत्रेय, सामवेद, पंचविश, यजुर्वेद, शतपथ, अथर्ववेद, गोपद। तो ये सारे सुमेलित हैं और इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेरूबारी संघ मामला, 1960 की बात है ये। अगला प्रश्न है, 34वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान था? तो ऑप्शन बी सही होगा टाउन एरिया समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो इसका होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, इसका सदस्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं वाले को बताना है। तो भारतीय संविधान में प्रावधान दिए गए हैं और इधर स्रोत वो कहां से लिए गए हैं सारे। पहला है मौलिक अधिकार, ये USA से, बिल्कुल सही बात है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ये भी सही है। संवर्ती सूची का प्रावधान ये कनाडा से नहीं होकर के ऑस्ट्रेलिया से है, तो इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया होगा सही उत्तर तो। और अगला है आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन सी जो है वो ये सुमेलित नहीं है, तो हमारे लिए ये ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम की तुलना किस अन्य महासागरीय धारा से की जा सकती है? गल्फ स्ट्रीम जिसे खाड़ी की धारा भी कहते हैं, ये एक गर्म धारा है जो अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ में प्रवाहित होती है। तो किसके साथ में तुलना की जा सकती है? क्यूरोशिवो की धारा। तो यह है प्रशांत महासागर में जापान के तट के सारे प्रवाहित होने वाली एक धारा है जो कि गर्म धारा है, यानी कि इसकी तुलना गल्फ स्ट्रीम से की जा सकती है। बाकी आयोसिवो एक ठंडी धारा है, पीरू की धारा ठंडी धारा है और कैलिफोर्निया की धारा भी ठंडी धारा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन ए अमरकोट बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छठी में सबसे कम हुई थी। और ध्यान रखना इसमें 21 महिलाएं जो है वो निर्वाचित हुई थी। अगर हमें पता नहीं हो उसमें से अंदाज लगाना हो, कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद पहली में कम हुई होगी, जबकि पहली में 24 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा द इंडियन एसोसिएशन, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, अशोक का साबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है पंचायतों का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होता है, ये सही है। अगला, पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे, ये भी सही है। अगला है, शेष विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, तो ये गलत होगा। जितना कार्यकाल शेष बचता है उसके लिए चुनाव होगा। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। तो यहां से इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास में मौजूद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जिसमें लिखा तीसरा और चौथा। देखिए तीसरा और चौथा क्या है? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, बिल्कुल नहीं भेज सकता, इनकी अनुमति से ये विधेयक लाया जाता है। और चौथा है संशोधन की सिफारिश कर सकता है, ये भी नहीं होगा, संशोधन की सिफारिश भी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, यानी कि जिसे बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया?
तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा, तो ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एओ ह्यूम कौन थे? तो एओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे, एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे ये, लेकिन ये भारतीय सिविल सेवा में थे, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है यानी कि किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी सही होगा, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अजमेर। अगला प्रश्न पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो निम्न जीवन स्तर, ये इसका सही उत्तर होगा। कई उत्पादों की ऊंची कीमतें, बिल्कुल सही होगा। कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, सही है। और नए कामों का सृजन, ये भी सही है। तो ये सारे प्रभाव हैं, एक प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह के अधिकतम संख्या वाले जिले का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए से अलवर, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अगला प्रश्न है 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के साथ में लड़ाई लड़ी थी? तो निर्विवादित रूप से ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही होगा। अगला निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामलों को देखा जाता है। 1 करोड़ से ज्यादा के जो मामले होते हैं वो राज्य आयोग देखता है, 1 करोड़ से ज्यादा वो 10 करोड़ से कम, तो ये गलत होगा, ये 1 करोड़ से कम को देखता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का काम नहीं है? तो ऑप्शन बी यहां से सही होगा, किसानों को प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर यानी कि एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो देखिए इसकी सही जो परिक्रमा है, जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट इसका सही उत्तर है। अब अगर यहां पर देखा जाए तो लगभग 27 दिन और 8 घंटे इसमें बताया जाता है। तो अगर इसको हम 8 घंटे हैं तो 8 या 24 यानी कि 27 सही 1/3 दिन हो गए ये एक प्रकार से। तो हम जो 8 घंटे आ रहे हैं 27 दिन के बाद में जो 8 घंटे आ रहे हैं उसको और अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो आधे दिन में लगभग वो नियरेस्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसे लगभग इसका जो उत्तर है वो 27.5 दिन सही होना चाहिए। तो 27 दिन 27.5 दिन इसका संभावित उत्तर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत यानी कि बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को उनकी फसलों के साथ में सम्मिलित कीजिए। तो केला जो है वो मध्य अमेरिका, गन्ना ये क्यूबा, चाय श्रीलंका और रबड़ मलेशिया। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो इसका उत्तर सही है बी 2013। अगला प्रश्न है खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो गिनी के तट में, अफ्रीका का ये जो भाग है इसमें यहाँ पर गिनी एक देश है और गिनी के पास में जब लोग बीमार हो जाते हैं तो ये गर्म पवन है, क्योंकि वहां पर समुद्र की निकटता के कारण जो वहां का वातावरण होता है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो ये पवन चूंकि गर्म पवन है तो ये ह्यूमिडिटी के असरों को कम कर देती है। कई बार व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इस पवन के संपर्क में या इसके प्रभाव वाले क्षेत्र में जाता है तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, इसलिए इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गहन निर्वाह कृषि, इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी बेसिन। भूमध्य सागरीय कृषि, इसका सांता आना नदी बेसिन। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, इसका होगा मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है।
और अगला है स्थानांतरणशील कृषि, इसका है कांगो बेसिन जो कि अफ्रीका से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्यों में वृद्धि का अनुमान है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 8.2%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील शिकागो से संबंधित है? शिकागो शहर से। शिकागो यूएसए का एक शहर है और ये इसका सही उत्तर होगा मिशिगन। मिशिगन झील के किनारे पर स्थित है ये, जो अमेरिका की 5 प्रमुख जिले हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो, जिसे 5 ग्रेट लेक्स कहते हैं, उसमें से मिशिगन के किनारे है ये। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? तो देखिए, आपसे गलती करवाने के लिए पहला जो ऑप्शन है वो 1013.25 mg लिखा हुआ है, जबकि इसका सही उत्तर होता है 1013.25 MB, यानी कि मिलीबार। वायुदाब जो है वो मिलीबार में मापा जाता है। एक छोटा सा वीडियो, लगभग 2 मिनट का वीडियो इससे पहले मैंने बनाया था कि क्यों जो है ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है, उसमें इसको मैंने बताया था कि 1013.25 सर्वाधिक जो वायुदाब है वो समुद्र की सतह पर होता है, तो ये मिलीबार में मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सही अभिव्यक्ति कौन सी है? पहला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। बिल्कुल, अगर आपको इस राष्ट्रीय उत्पाद को यानी कि इस वाले को इसके बराबर करना है तो आपको सकल में से मूल्यह्रास घटा देते हैं, यानी कि ग्रोस में से अगर आप डेप्रिसिएशन को घटा दो तो ये सकल जो है वो शुद्ध हो जाएगा, तो ये वाली बात सही है। अगला, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय की सही अभिव्यक्ति जो है वो NNP8 फैक्टर कॉस्ट होता है, NNP8 फैक्टर कॉस्ट, तो ये वाली बात भी सही होगी। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, यानी कि पहली वाली बात इसमें दोबारा आ गई, यानी कि ए ऑप्शन वाली। अगला है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, यानी कि ए और बी ऑप्शन में जो बातें दी गई है वो सी ऑप्शन में यहां पर दी हुई है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है यहां से सही होगा। और अगला है, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास नहीं, जहां पर सकल आ जाता है वहां पर मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन पहले से जुड़ा होता है, तो इसमें मूल्यह्रास जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये दोनों बातें सही है, लेकिन ये वाली ऑप्शन सी में आपको दोनों एक साथ मिल जाएगी, इसलिए ऑप्शन सी यहां से सही होगा। 109 का ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। अगला हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये दादाभाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? साहूकार, व्यापारी, सहकारी संस्थाएं। सहकारी संस्थाएं औपचारिक होती है, तो ए भी होता है बी भी होता है, और ये दोनों चीजें ऑप्शन डी में आपको लिखी गई है, तो साहूकार व व्यापारी दोनों इसमें आ जाएगा। अगला है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां पर स्थित है? जगह का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर में। बीकानेर सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई है? कहां पर है ये? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि जोधपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय कृषि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि, जिसको हम रूम सागरीय कृषि भी कहते हैं, शीतकाल में यहाँ बारिश होती है, इसका सही उत्तर है कैलिफोर्निया। मुख्य रूप से ये भूमध्य सागर या जिसे रूम सागर भी कहा जाता है, इसके चारों तरफ होने के कारण इसका नाम ये पड़ा है, तो कैलिफोर्निया बिल्कुल सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है, तो ये कौन सा वर्ष है? तो 1995, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है, तो इसका वे विधि यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध की स्थायी पवन यानी कि कौन सी परमानेंट पवन वहां पर चलती है उष्ण कटिबंध में? तो ये कर्क और मकर रेखाओं के बीच वाला जो क्षेत्र होता है लगभग, इसको हम उष्ण कटिबंध में मानते हैं, और इस पे व्यापारिक पवन यानी कि ट्रेड विंड्स, या जिसका व्यापारिक पवन का एक और नाम है सनमार्गी पवन, सनमार्गी पवन भी इनको कहते हैं। तो जर्मन भाषा के ट्रेड शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक निर्दिष्ट पथ पर चलने वाली पवन, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा।
अगला प्रश्न है 2020-21 की चालू कीमतों के अनुसार यानी कि करंट प्राइस में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध यानी कि विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। तो गोवा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहां पर स्थित है? तो इंग्लैंड के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू इंग्लैंड जो औद्योगिक प्रदेश है वो अमेरिका में है। अमेरिका में जो अटलांटिक महासागर का जो तट है यानी कि यूएसए के पूर्वी तट के सारे ये है। तो ऑप्शन ए यानी कि यूएसए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था, तो इसका सही उत्तर है उद्योगों का विकास करना। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसको नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। बोलने का अधिकार, ये वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। अगला है इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तथ्य क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन डी सही होगा, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। अगला प्रश्न है भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य में चालू कीमतों पर बताना है। चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश था, तो इसका सही उत्तर होगा 25.9। चालू कीमतों पर बताना है तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना। ध्यान रखना, इनको रुकावटों को हटाने का मतलब है कि सरकार उदार हो गई है, लिबरल हो गई है, और ये उदारीकरण के अंतर्गत आता है जिसे लिबरलाइजेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो प्रेरी जो कि यूएसए में है ये होगा, स्टेपी जो कि यूरेशिया में है, यूरोप और एशिया में, ये भी सही होगा, और पंपाज ये अर्जेंटीना में है, ये भी होगा। ये प्रमुख रूप से गेहूं के उत्पादक क्षेत्र है। और इसमें एक है कंपोज या कैंपोज जो कि ब्राजील में है, और ये मुख्य रूप से यहां पर कॉफी उत्पादक क्षेत्र है, तो ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा, मनोरंजनात्मक। अगला है इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो इसका विषय सही होगा, ऑप्शन डी सही है। अगला राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने का प्रयास कौन कर रहा है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए। थोड़ा स्पष्ट नहीं है लेकिन देखें आप, राष्ट्रीय एकता, इसका जो संबंध है राष्ट्रीय एकता इसका होगा भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र से। औद्योगिक क्रांति इसका संबंध होगा इतिहास से। औद्योगिक विकास इसका संबंध होगा भूगोल व अर्थशास्त्र से। और संविधान इसका संबंध होगा नागरिक शास्त्र से। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए खालिस्तान उपागम को अपनाना चाहिए। किस उपागम के स्थान पर अपनाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा एकीकृत एवं विषय, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा सचिव, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है विभिन्न यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम किसके आधार पर सीखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, नैमित्तिक अनुबंधन। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, छठा और पांचवा, ये सही होगा। अगला प्रश्न है मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तीसरा, पहला, पांचवा, चौथा और दूसरा। अगला प्रश्न है शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, नर्तक। अगला प्रश्न है अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है पावलोव द्वारा दिए गए प्रयोग में सीएस किसे इंगित करता है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घंटी की ध्वनि। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। तो ये बात बोरिंग ने कही थी, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं कौन सी आती है, सबसे पहली आवश्यकताएं, तो ऑप्शन सी दही किसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कितने तरह या कितने प्रकार के रूलर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी 2 प्रकार। अगला प्रश्न है, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स। अगला प्रश्न है, जब बालक सीधे यानी कि दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे या बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा डी, द्विपार्श्विक अभिगमांतरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संवेग। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के बीच बफर के रूप में कार्य करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीपीयू और मुख्य मेमोरी। अगला प्रश्न है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1024 टेराबाइट्स के बराबर। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विलंबित। अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस में एसक्यूएल वह कमांड है जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है, वह है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ड्रॉप इंडेक्स सही होगा। तो आज इस प्रकार से हमने आज की सुबह की पारी में सामाजिक विज्ञान के पेपर में आए लगभग 150 प्रश्नों को जो संभावित उत्तर है और यथासंभव बिल्कुल सही उत्तर है उनको हमने डिस्कस किया। आगे के प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, तब तक आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। ईशाला पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू इनका।